गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स के पार्ट 1 में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, इन सब के बारे में जाना। अब रिफ्रैक्शन आपका जो 12th लेवल का जो स्टार्टिंग है वो है सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। तो अब सबसे पहले हम अगर साइन की बात करें, आपको साइन क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइन की बात करें, ये मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? ये कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव यानी अवतल, ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस है। अगर इस कॉनकेव सरफेस की बात करें तो इस चीज को हटा देते हो ना, मिरर बन जाएगा ये आपका कॉनकेव सरफेस हो गया। अगर इस कॉनकेव सरफेस की बात करें तो ये आपका कौन सा साइड हो गया? ये आपका हो गया लेफ्ट साइड और ये आपका हो गया राइट साइड। ऑप्टिक्स में हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्लस लेना, कब माइनस लेना है। ये सर प्लस का, यू प्लस का, वी माइनस का, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखना है बस। जितनी भी डिस्टेंस हमें लेफ्ट साइड में लेनी है वो सभी की सभी निगेटिव लेनी है, और जितनी भी राइट साइड में लेनी है वो सभी की सभी पॉजिटिव लेनी है। पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ा हम लोगों ने कि जो कॉनकेव लेंस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। कैसे निगेटिव होती? अब देखिए कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, इस तरह दो सरफेस को आप जब ऐड करते हैं तब लेंस बनता है। जब दो सरफेस को, अभी हम केवल सरफेस की बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे लेंस कैसे बनता है, लेंस मेकर फार्मूला बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने बताया कि दो लेंसेज को जब इस तरह से जोड़ते हैं तो अब इसकी फोकल लेंथ किधर होगी? इस वाले सरफेस की फोकल लेंथ इधर होगी, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में होगी तो कैसे रखेंगे? निगेटिव्स रखेंगे। इसकी दो सरफेस होती है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। इस वाले सरफेस की लेफ्ट साइड में है, इस वाले सरफेस की राइट साइड में है। तो दो सरफेस हो गए, इधर वाले की प्लस और इधर वाले की माइनस और इधर वाले की प्लस। इसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो ये वाला सरफेस, इसकी फोकल लेंथ इधर की ओर है और इसकी फोकल लेंथ इधर की ओर हो जाएगी। तो एक प्लस में और एक माइनस में, टोटल कैसे निकल करके आता है? निगेटिव लेते, पॉजिटिव लेते। ये लेंस मेकर फार्मूला बताएंगे तब बताएंगे। तो हमें ध्यान में रखना है, जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड में लेनी है वो सभी की सभी निगेटिव लेनी है, और जो राइट साइड में लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। अब सबसे पहले हमारा formula of refraction of spherical surface। यानी गोली अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है, गोली अवतल पृष्ठ के लिए कॉनकेव भी लगा देते हैं, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। दोनों सरफेस की हम बात कर लेंगे। कॉनकेव सरफेस यानी गोली अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र, गोली अवतल पृष्ठ, कॉनकेव सरफेस की बात कर रहे हैं। और सरफेस की बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं सरफेस की। तो पहला जो डेरिवेशन आ जाता है रिलेटेड है कि फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं सबसे पहले तो। ये आपने क्या दिखा दिया? ये एस एस डैश ये आपका कैसा हो गया? ये कॉनकेव सरफेस हो गया, ये कॉनकेव सरफेस है। ये क्या हो गई? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इधर का मीडियम कैसा है? रेयरर है, और इधर का मीडियम कैसा है? डेंसर है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तभी रिफ्रैक्शन होगा। और हम फार्मूला निकाले, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के लिए रेयरर और डेंसर होना चाहिए, दो मीडियम होने चाहिए, दोनों मीडियम दिखा दिए मैंने। ये मान लेते कि आपकी कोई
यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस सरफेस पे ऐसे। अब जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो किधर की ओर बेंड हो जाएगी? जब रेयरर से डेंसर में बेंड जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। नॉर्मल कहाँ गया? नॉर्मल सदैव ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है। और ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? 10th में बताया गया कि ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं कि गोलीय सरफेस का जिससे सरफेस कट किया जाता है, जिस स्फीयर से सरफेस कट किया जाता है उसके सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। और यानी ये कहाँ से हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लेते हैं ये है। तो नॉर्मल कहाँ से होकर जाता है सदैव? नॉर्मल हमेशा कहाँ से होकर जाता है? नॉर्मल हमेशा, इसको दिखा दिया, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हमेशा कहाँ से होकर जाएगा? सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। अब ये किधर की ओर हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा। किधर की ओर बेंड हो जाएगा? ये ऐसे है और इसको मैंने इस तरह से बेंड कर दिया। बेंड कर दिया, बेंड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। अब अगर हम इसको पीछे ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक, ये बेंड होकर गई ये लाइन, ये नॉर्मल है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली रे ये नॉर्मल की है और ये बेंड हुई है कि ये वाली रे इधर की ओर ये बेंड हो गई। इसको हमने पीछे की ओर ड्रॉ किया है। इसे हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? इसे आई कहेंगे, इमेज। ये इसकी इमेज बनी है, ठीक है। इस एंगल को, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को नॉर्मल और बेंड वाली, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन एंगल, आर कहते हैं। और जो ये एंगल देख रहे हैं आप, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को आर कहते हैं। बताया था इसे आई, इंसिडेंट एंगल है ये आई है और ये आर है। सरफेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हम मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बनाता है, ये बीटा एंगल बनाता है और ये गामा एंगल बनाता है। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इसे हम कह देते हैं ए। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये आई हो गया। अब आगे की कहानी समझते हैं इसके। फिर से एक बार फिगर देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, ठीक है। जब इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। नॉर्मल कहाँ से जाएगा? नॉर्मल आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये बेंड कर दिया, इसको पीछे की ओर ड्रॉ किया तो ये हमारी इमेज बन गई। इस एंगल को आई बोलेंगे, इस एंगल को आर बोलेंगे, इस एंगल को आई बोलेंगे। मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर हम लोग ट्रायंगल ओ ए सी ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी यानी ये अल्फा और ये आई, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, यानी अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, यानी आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी तरह इन ट्रायंगल ए आई सी, अगर ए आई सी में ले ले तो बीटा, और ये वाला चूंकि एंगल आर है, ये तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट इस तरह से बना हुआ। ये वाला आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर बराबर गामा। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब हम स्नेल लॉ लगा देंगे। स्नेल लॉ क्या बताया था कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 कह देते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 कह देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। अब I और R बहुत माइन्यूट एंगल है, I और R बहुत माइन्यूट एंगल है, तो साइन I की जगह हम क्या लिख लेंगे? साइन I टेंस टू I एंड साइन R टेंस टू R।
साइन आई की जगह आई लिखेंगे और आर की साइन आर की जगह आर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना निकाला हम लोगों ने, गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। हमने क्या किया, गामा गामा एक तरफ भेज दिया, बाकी इधर ले आया इसको। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 माइनस N1 और गामा हो गया कॉमन इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा की हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के एम पॉइंट पर मीट करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस डिस्टेंस को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस डिस्टेंस को हम लोग वी कह देते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाती है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसे यू लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालें, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एम। अब यहाँ से अगर हम निकालें कि अगर tan अल्फ़ा इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, यानी ओ ट्रायंगल ओ ए एम में tan अल्फ़ा को हम अल्फ़ा लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया नेग्लिजिबल एंगल है, तो tan अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिख सकते हैं। और अल्फ़ा की जगह हम क्या कर देंगे, tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम को हम क्या कर लिख देते हैं, एच लिख लेते हैं। ए एम कितना है, एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस का यू। डिस्टेंस किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में तो काय के लेंगे, माइनस का लेंगे। फिर ट्रायंगल आई ए सी tan बीटा को बीटा लिखेंगे और इसकी जगह लिख देंगे एच अपॉन माइनस वी। इसी तरह ट्रायंगल सी ए एम, इसमें भी क्या लिख देंगे, tan गामा बराबर गामा और h अपॉन माइनस आर। ये tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा यानी अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ निकाली हैं, ये किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तब क्या देखते हैं, रिजल्टेंट आता है N2, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन वी माइनस N1 माइनस एच अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 माइनस एच अपॉन आर। माइनस एस से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, माइनस एस से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N2 अपॉन वी हो जाएगा, माइनस का N1 अपॉन यू हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ये कब आ गया, जब माइनस एस से हमने डिवाइड कर दिया। और ये फार्मूला किसका आ गया, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस का, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस का। ये अगर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम N1 से क्या करेंगे, इसको N1 से डिवाइड कर देंगे। अगर N1 से डिवाइड कर दे तो किस तरह से बन जाता है, N2 अपॉन N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन N1 कैंसिल हो जाएगा, U हो जाएगा, और ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। अब सिंस N2 अपॉन जो N1 होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, N लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये फार्मूला आ गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस का।